नमस्कार। जैसे जैसे बिहार में चुनाव का माहौल गर्मा रहा है, आजकल बिहार में एक नाम बार बार चर्चा में आ रहा है, ब्रह्मेश्वर मुखिया। शायद आपने भी खबरों में या लोगों की बातचीत में इनका नाम तो जरूर सुना होगा। खबरों में ना सही, लेकिन मेरे चैनल पर तो सुने ही होंगे ना। रणवीर सेना बनाने वाले ब्रह्मेश्वर मुखिया, जिनके माथे पर 200 से भी ज्यादा दलितों के नरसंहार का दोष लगा था, और जिस ब्रह्मेश्वर मुखिया पर दलितों की हत्या का आरोप है, क्या है ब्रह्मेश्वर मुखिया के कत्ल के पीछे की पूरी कहानी, जो आज एक दशक बाद भी उलझी हुई है। चलिए आज पंचम प्रकाश की कहानियां में मैं आपको रणवीर सेना के ब्रह्मेश्वर मुखिया की पूरी कहानी शुरू से अंत तक बताता हूं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस सफर में बने रहिए मेरे साथ अंत तक। बिहार के रणवीर सेना से जुड़ा एक नाम ब्रह्मेश्वर मुखिया, लेकिन पूरा और असली नाम था ब्रह्मेश्वर सिंह। वो बिहार के आरा जिले के खोपीरा गांव के रहने वाले थे। वैसे तो वो एक साधारण किसान परिवार से आते थे, लेकिन 90 के दशक में बिहार की जमीनी हकीकत ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जिसने उन्हें पूरे राज्य में एक कंट्रोवर्शियल लेकिन ताकतवर पहचान दिला दी। दरअसल 90 का दशक ना बिहार के लिए बहुत ही उथल पुथल भरा था। वो जमीन और जाति के झगड़ों का दौर था। एक तरफ नक्सली संगठन जो गरीब, भूमिहीन और निचली जातियों की हक की लड़ाई लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ जमींदार और दबंग लोग थे जो अपनी जमीन और इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे थे। उस दौर में निचली जातियों के हक में आवाज उठाने वाले संगठनों ने कई जमींदारों और दबंगों को निशाना बनाया था। इसी माहौल में अपनी जमीन और वर्चस्व को बचाने के लिए कुछ जमींदारों और सवर्ण जातियों के लोगों ने मिलकर अपने निजी सेनाएं बनानी शुरू कर दी, और इन्हीं में से एक प्रमुख था रणवीर सेना। ब्रह्मेश्वर सिंह इसी रणवीर सेना के संस्थापक और मुखिया बने। साल था 1994 का। उन्होंने दावा किया कि रणवीर सेना का मकसद केवल जमींदारों और सवर्णों के हितों की रक्षा करना है और नक्सली गतिविधियों का मुकाबला कर रहा है। उनके समर्थकों के लिए वो एक मसीहा थे जो उनके हकों के लिए लड़ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ रणवीर सेना पर कई भयानक नरसंहारों का भी आरोप लगा, जिसमें सैकड़ों बेगुनाह लोगों की जान चली गई। यही वजह है कि उनके विरोधी और दलित समुदाय के लोग उन्हें अत्याचारी, शैतान और उनके लिए हैवान मानते हैं। रणवीर सेना के मुखिया बनने के बाद ब्रह्मेश्वर सिंह की ताकत बढ़ती गई। बिहार के भोजपुर, बक्सर, रोहतास और औरंगाबाद जैसे जिलों में उनका खास दबदबा था। रणवीर सेना पर आरोप लगे कि उन्होंने कई गांवों में भयानक नरसंहार किए, जिनमें दलित और भूमिहीन मजदूरों को निशाना बनाया गया। ये नरसंहार अक्सर नक्सली हमलों के जवाब में या जमीन विवादों को लेकर होते थे। कुछ जो प्रमुख नरसंहार है जिनके लिए रणवीर सेना को जिम्मेदार ठहराया गया, वो साल 1996 का बथानी टोला नरसंहार है, 1997 का लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार है। हालांकि इसके अलावा भी और कई दिल दहला देने वाले कांड थे जहां रणवीर सेना का कहर बरसा था। लगभग 200 से भी ज्यादा दलित कुल मिलाकर मारे गए अलग अलग नरसंहार में। हालांकि इन घटनाओं के बारे में डिटेल में मैंने अपने एक पुराने एपिसोड में सब कुछ बताया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। बाकी इन नरसंहारों से उस वक्त पूरे देश में ना हंगामा मच गया था। सरकार पर दबाव बढ़ा और रणवीर सेना की एक्टिविटीज की जांच के लिए कि इन सभी चीजों के पीछे जो आरोप लग रहे हैं कहीं वही तो नहीं है, इसके जांच के लिए अमीरदास आयोग का गठन किया गया। लेकिन साल 2006 में नीतीश कुमार की सरकार ने इस आयोग को ही भंग कर दिया। कहते हैं कि इस आयोग के पास पुख्ता सबूत भी थे जिससे कई लोगों का पर्दाफाश हो जाता, लेकिन जो आयोग बना था उसे रद्द कर दिया गया। इससे एक नया विवाद भी खड़ा हो गया। कई लोगों का मानना था कि आयोग को जानबूझकर भंग किया गया है ताकि रणवीर सेना के नेताओं को बचाया जा सके। इन तमाम आरोपों के चलते ब्रह्मेश्वर मुखिया पर शिकंजा कसा गया। आखिरकार साल 2002 में पटना में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 9 साल वो इसके बाद जेल में रहे, लेकिन फिर
साल 2011 में ब्रह्मेश्वर मुखिया को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। उनके साथ और भी कई लोग रिहा हुए थे और वो जेल से बाहर आ चुके थे। उनकी रिहाई के बाद भी बिहार में फिर से राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो तेज हो गई। कई लोग आशंकित थे कि कहीं पुराने जातीय संघर्ष फिर से ना भड़क उठे, क्योंकि रणवीर सेना का मुखिया अब जेल से बाहर था। सिर्फ यही नहीं, जेल से बाहर आने के बाद ब्रह्मेश्वर मुखिया ने रणवीर सेना को एक नए रूप में पेश करने की कोशिश भी की। उन्होंने एक नया संगठन बनाया, अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन। उन्होंने कहा कि वो अब किसानों और मजदूरों के हक के लिए लड़ेंगे। मतलब एक तरफ जहां जमीन और इन सभी चीज़ों को लेकर ही जो माओइस्ट लोग थे इनके खिलाफ थे कि किसानों को हक नहीं मिल रहा था, अब खुद रणवीर सेना के मुखिया कह रहे थे कि वो किसानों और मजदूरों के हक के लिए लड़ेंगे। मतलब इस बार उनका संघर्ष अहिंसक होगा, ऐसा उन्होंने खबर फैलाया, अपनी एक नई छवि बनाने की कोशिश की। वो गांव गांव जा जाकर किसानों को संगठित करने लगे। उनके समर्थकों की माने तो अब वो मुख्य धारा की राजनीति में आकर एक नई पारी खेलना चाहते थे, जो कि हिंसा से अलग राजनीति का हो। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। हुआ ये कि 1 जून 2012 की सुबह थी। ब्रह्मेश्वर मुखिया रोज की तरह आरा शहर से कटीरा मोहल्ले में अपनी सुबह की सैर पर निकले थे। वो अपने कुछ समर्थकों के साथ टहल रहे थे। तभी अचानक से कुछ अज्ञात हमलावर आए और उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। ब्रह्मेश्वर मुखिया को करीब 5-6 गोलियां लगी और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। यह खबर पूरे बिहार में आग की तरह फैल गई। उनकी हत्या के बाद बिहार में जबरदस्त हिंसा और बवाल हुआ। उनके समर्थक सड़क पर उतर आए। आरा और पटना समेत कई जिलों में गाड़ियों में आग लगा दी गई। सरकारी दफ्तरों में तोड़फोड़ हुई और ट्रेनें भी रोक दी गई। मतलब कुल मिलाकर कहूं तो पुलिस को हालात संभालने के लिए बहुत ही कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन अब सवाल यह था ना कि उनकी हत्या क्यों हुई, किसने किया, कौन था इसके पीछे। देखिए, शुरुआती जांच में तो कोई साफ वजह सामने आई ही नहीं कि उनकी हत्या क्यों की गई। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन ठोस जानकारी उनको मिल नहीं पाई। बाद में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने भी अपनी जांच के बाद साल 2013 में एक पूरक चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में सीबीआई ने आरोप लगाया था कि ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या एक राजनीतिक साजिश के तहत की गई थी। सीबीआई ने इस मामले में, आपको पता है, एक एक्स एमएलसी हुलास पांडे और 7 अन्य लोगों को आरोपी बनाया। सीबीआई का आरोप था कि हुलास पांडे और उनके सहयोगियों ने मिलकर ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या की साजिश रची थी। हुलास पांडे, जो व्यक्ति खुद ही रणवीर सेना से जुड़े रहे थे और ब्रह्मेश्वर मुखिया के करीबी भी माने जाते थे, उन पर आरोप लगना कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था। खुद मेरे लिए भी ये चौंकाने वाला था। जब ये जानकारी मेरे सामने पहली बार आई तो मुझे लगा कि ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या हुई होगी तो इसके पीछे वो लोग होंगे जिनसे इनका काफ़ी लंबा संघर्ष चलता रहा। लेकिन आरोप उन पर ही लगे जो उनके अपने हैं, उनके साथ जुड़े हैं, तो ये चौंकाने वाला बात था। हुलास पांडे ने लेकिन इन आरोपों से हमेशा इनकार किया और इसे अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश बताया। और सवाल यह भी था कि अगर उन्होंने हत्या करवाई तो हत्या का मकसद क्या था। अब सीबीआई ने अपने चार्जशीट में साजिश का आरोप तो लगाया, लेकिन हत्या के पीछे मकसद कभी सार्वजनिक रूप से पूरी तरह से सामने आया ही नहीं। हालांकि कई तरह की अटकलें लगती रही कि आखिर यह हत्या क्यों हुई होगी। हाँ, एक बड़ी वजह यह भी मानी गई कि रणवीर सेना में या सवर्णों के बीच ब्रह्मेश्वर मुखिया के बढ़ते प्रभाव से कुछ लोग खुश नहीं थे। फिर जेल से बाहर आने के बाद वो फिर से एक्टिव हो गए और राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे थे, तो शायद कुछ लोगों को ये बात खटक गई और फिर उनकी हत्या करवा दी गई होगी। इसके अलावा एक वजह राजनीतिक महत्वाकांक्षा को भी माना जाता है कि उनकी नई राजनीतिक पारी से कुछ लोगों के फायदे जो है वो नुकसान में बदल जाएंगे। साथ ही कुछ लोगों का मानना था कि पुराने जाति संघर्षों या जमीन विवादों से जुड़े लोगों ने बदला लेने के लिए उनकी हत्या करवा दी। हालांकि आपको मैं फिर से बता रहा हूं कि ये सब कुछ बस अटकलें ही रही, क्योंकि आज तक हत्या का कोई क्लियर, जो कहते हैं ना, मोटिव, जो कानूनी रूप से साबित हो सके कि ये मकसद है हत्या के पीछे, ये कभी प्रूव ही नहीं हो पाया। मतलब हत्या की अब तक की जो ये सभी वजह आपने सुनी,
ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है जो अलग अलग समय पर अलग अलग लोग बनाते रहें या ऐसा माना जाने लगा कि अच्छा इस वजह से हुई होगी हत्या। बाकी कत्ल की जो वजह है वो आज भी एक रहस्य है जिसका पर्दाफाश आज तक किसी ने नहीं किया है। पर यही एक सवाल है कि हत्या को आज 13 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, है ना? कहाँ 2012 और कहाँ आज 2025। तो कत्ल की वजह साफ न होने से उनके हत्यारों को अब तक सजा नहीं मिली। ये बात तो समझ में आती है कि मकसद पता चले, किसने क्या करवाया ये पता चले, तब तो किसी को सजा होगी। पर सवाल ये है कि आज भी ब्रह्मेश्वर मुखिया के नाम पर बिहार में बवाल क्यों हो रहा है, वो भी 1 दशक बाद। मुझे लगता है कि ये चुनावी असर है और मासूम जनता से वोट पाने के लिए उन्हें जातियों में बांटने का एक नया स्कीम है, क्योंकि बिहार की राजनीति में जाति एक बड़ा फैक्टर है और ब्रह्मेश्वर मुखिया का नाम आज भी जातिगत ध्रुवीकरण का एक प्रतीक है, एक सिंबल है। लोग उनके नाम से जानते हैं कि वो किनके साथ थे और किनके खिलाफ थे, क्या उनका पूरा संघर्ष रहा। इसलिए जब तक उनकी हत्या का रहस्य पूरी तरह से सुलझ नहीं जाता है और दोषी सामने नहीं आ जाते हैं, तब तक उनके नाम पर शायद बिहार में बवाल होता ही रहेगा कभी न कभी, किसी न किसी वक्त पर, ताकि अगली और पिछड़ी जाति जो है वो आपस में बटे रहे और बिहार वहीं की वहीं रुके रहे। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? आप तो बिहार में रह रहे हैं, बिहार में अपने आसपास में सभी चीज़ें देखते हैं, तो आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि किसी के मौत के 10 साल बाद भी उनके नाम पर अगर बवाल हो तो क्या वजह होगी इसके पीछे? तो इसके बारे में आप जरूर बताइए। साथ ही इस बात पे भी आप लिखिए कि आपको क्या लगता है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया को किसने मारा। जो भी आप सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखिए। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जल्द से जल्द हम 1 लाख के परिवार हो जाएं। बाकी मैं पंचम प्रकाश आपसे यूं ही मिलता रहूंगा अपनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।